इस समय की बड़ी खबर है, पीएफआई के बैन पर भी कांग्रेस ने सबूत मांग लिए हैं। पीएफआई पे कार्रवाई के सबूत मांगे हैं, सबूत दिखाएं, उसके बाद बैन लगाना चाहिए था। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सबूत मांगे हैं। सरकार बताए सबूत क्या मिले हैं, सार्वजनिक करे जाए सबूत। अब कार्रवाई की वजह क्या है, बैन क्यों लगाया गया है तत्काल प्रभाव से, यह बयान दिया है अधीर रंजन चौधरी की। यह बड़ी स्टेटमेंट क्या है, इस समय की सबसे बड़ी खबर है व्यूअर्स, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अधीर रंजन चौधरी ने, नेता प्रतिपक्ष ने क्या बोला है, सुनाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, टॉप लीडरशिप में से एक है अधीर रंजन चौधरी। सवाल यह भी है कि इतने साल बाद अचानक क्या तथ्य मिला कि पीएफआई के खिलाफ पाबंदी लगाना जरूरी था। ये हमारी समझ के परे है, जानकारी मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए, सबूत मिलना चाहिए। क्या सबूत मिले? आरएसएन सिंह, आई एम रियली सॉरी आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एक बार फिर सबूत चाहिए देश के नेताओं को। तो पीएफआई को बैन क्यों किया गया और क्यों आवश्यकता? तो चीज के नहीं सबूत तो हर चीज के लिए चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए चाहिए, वो ऑपरेशन वो बालाकोट में जो उसके बारे में, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन ये देखिए, ये पीएफआई की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? केरला से, है ना जी। नाम क्या था? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। उसके बाद ये गई तमिलनाडु, 2006 की बात कर रहा हूँ, मनीता नीति पासराई, आई नो, विच हैड किल्ड 12 आरएसएस वर्कर्स। उसके बाद कर्नाटका डिग्निटी फोरम, ठीक है ना सर, और उसके बाद गोवा, और उसके बाद गोवा से इनका वो सफ़र रहा राजस्थान से फिर शाहीन बाग दिल्ली, उसके बाद पटना जहाँ पे वो विजन डॉक्यूमेंट 2047 मिला, और फिर इनका जो आसाम में बरपेटा धुबरी जहाँ पे ये इनका जो हेडक्वार्टर्स है अल कायदा का, मतलब जिसके साथ इनका एफिलिएशन है, ठीक है ना। अब ये अभी जो आप देख रहे हैं कर्नाटका से शुरू हुई, आज से 100 साल पहले, 100 years before, in 1921 the so called मोपला रिबेलियन हुआ था ना साहब। उस रिबेलियन में लाखों हिंदुओं का पलायन हुआ था। इफ यू डोंट बिलीव मी, रीड एनी बसेंट, रीड BR अम्बेडकर, ठीक है। उस समय कौन सा आरएसएस था सर? Was there any RSS that time? 38 लोगों को एक ही साथ तसर तन से जुदा कर दिया गया था। उस समय कहीं आरएसएस था सर? और एक ये जो कर्नाटका के एमपी साहब जो बोल रहे हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए कि 1946 इलेक्शंस में इनके इलाके में 100% मुस्लिम्स हैड वोटेड फॉर मुस्लिम लीग, एंड 1946 इलेक्शंस जो हुआ था वो पाकिस्तान के नाम पे हुआ था। तो वो सारे वो चले गए और उनके वंशज चले गए, और आज कम्युनल हार्मनी की हमको बात कर रहे हो आप। इतिहास कौन भूलता है साहब? इतिहास आप मुहर्रम में जब आप हसन हुसैन के जब नारे लगते हैं तो शिया भी नहीं भूले, हम भूल जाएंगे कि अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह ने कैसे बुलाया था। और ये जो इक्विवेलेंस है ना कि आईयूएमएल को बैन करो, तो कांग्रेस को भी बैन करो, होना चाहिए ना। अगर नेहरू के बारे में पढ़ाते हो तो जिन्ना के भी बारे में पढ़ाओ। ये कहेंगे कि दिनकर के बारे में पढ़ाते हो तो वो मोहम्मद इकबाल जिसने पाकिस्तान बनाया था उसके बारे में पढ़ाओ। संस्कृत पढ़ाते हो तो अरबिक भी पढ़ाओ। अगर शिवाजी को हीरो मानते हो तो औरंगजेब को भी हीरो मानो। ये कहां पे इक्विवेलेंस आपका ये जाता है? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लिव इन कल्चर ठीक है, तो आप कहोगे कि निकाह हलाला भी बहुत ठीक है। आपका इक्विवेलेंस कहां तक जाता है? और जहां तक आरएसएस की बैन की बात है, अगर आरएसएस भी गजवाए हिंद की बात करती है तो उसे बैन होना चाहिए। अगर आरएसएस दारुल इस्लाम और दारुल हक की बात करती है तो इस्लाम उसकी होना चाहिए। ठीक है। अगर वो राष्ट्र की बात करती है ओके मिस्टर रहमानी का रहमानी अभी तक आए नहीं है। ओके तस्लीम रहमानी, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके आरएसएन तो क्या उस समय आरएसएस था? आरएसएन यू मेड योर पॉइंट, तस्लीम रहमानी।
अरे ये तो रोज एक्सपोज होते हैं। अरे पूछो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आस्क हिम टू। ओके, I'll go to him। तस्लीम नमानी अभी तक बोले नहीं है, let him make his point। आप बदल गए। ओके तस्लीम, बदल गए आज। आप किसको बेवकूफ बना रहे? ओके, लेट तस्लीम नमानी रिस्पॉन्ड। तस्लीम नमानी जी बोलिए। मिस्टर नमानी, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा जब नारे लग रहे थे। ओके, क्या सवाल है आपका? रहमानी साहब, पीएफआई एक एंटी इंडिया संगठन था जिस पर कार्रवाई हुई है। आरएसएस के साथ उसकी इक्विवेलेंस करना, पीएफआई को कवर फायर देना है। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। देखिए, आज के दिन खास तौर पर आज 28 सितंबर को मैं जो हमारे डिबेट्स का स्तर होता है ना, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि मैं चोर इसलिए जायज चोर हूं इसलिए कि आप भी चोर हैं, ये कोई तर्क नहीं है। ये तर्क वितर्क का कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप अपनी गलती को तस्लीम न करें और दूसरे की गलती को बताते रहे कि ऐसी ही गलती आप भी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। ये तो कोई तर्क नहीं है। और ये कहते हुए मैं जो बैन लगा, आज जो बैन लगाया, उस बैन का मैं भी समर्थन करता हूं। और हैरत की बात है कि 2 घंटे हुए बैन लगे हुए और पीएफआई ने अपने आप को डिसबैंड कर दिया, डिसॉल्व कर दिया तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में ये दावे हैं जो अभी यहाँ पर बयान किए गए सब, वो 2 घंटे बैन को रेजिस्ट नहीं कर सकी और खुद को डिसॉल्व कर दिया। तो मैं जब एसडीपीआई से निकला था आज से 1 साल पहले, तो मैंने उनके मीटिंग में खड़े होकर आखिरी जुमला जो कहा था वो मेरे रेजिग्नेशन में भी मौजूद है कि जो लोग खुद अपने आप से डरे हुए हों वो बाकी लोगों को कैसे कह सकते हैं खौफ से आजादी। आपको लगता है एंटी इंडिया काम करती थी पीएफआई? नहीं, मुझे पीएफआई क्या करती थी ये तो मैं पीएफआई का कभी मेंबर नहीं था, लेकिन आपको लगता है वो हर चीज को बहुत सीक्रेट रखते थे। और खुद एसडीपीआई में भी मैं आज हैरत है कि पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे बैन किया गया, और ये एतराज भी है मेरा, उसको आपने 5 साल की मुद्दत के लिए बैन किया। उसका जो पॉलिटिकल विंग है जिसमें मैं था, एसडीपीआई, उसमें 50% से ज्यादा मेंबर्स पीएफआई के हैं। इसमें कोई मतलब एजेंसीज को सब मालूम है। तो अगर 50% से ज्यादा पीएफआई माजिद हैदरी, अब बताइए, वो ये तो कह रहे हैं कि कम करा, अभी तस्लीम नमानी कह रहे हैं कम करा, एसडीपीआई को भी बैन करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे तर्क ये है, इसके पीछे तर्क ये है कि अगर आपको गुस्सा निकालना है शासन के खिलाफ तो डेमोक्रेटिक तरीके से निकालिए, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं। देखिए अमीश भाई, अगर ये सेकुलर राष्ट्र है ना, तो अगर आप पीएफआई को बैन कर रहे हैं, बजरंग दल को भी बैन कीजिए, वीएचपी को भी बैन कीजिए, एबीवीपी को भी शुरुआत तो कीजिए।